हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह किताब से मध्यकालीन इतिहास के प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, ये बुक है एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि महेश कुमार बर्डवाल जी के नाम से प्रसिद्ध है। और इस बुक में अब तक हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के संपूर्ण विज्ञान के पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। और इससे पहले हमने प्राचीन भारतीय इतिहास को भी यहाँ से पढ़ा है। और आज के इस वीडियो के द्वारा हम मध्यकालीन इतिहास के 500 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके आने वाली सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे वे रेलवे के एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्जाम। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और इससे पहले के पार्ट आप देखने के लिए प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास स्टार्ट करते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण से। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहां के निवासी थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है अरब के। वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया? राइट आंसर है उबैदुल्लाह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? उबैदुल्लाह के नेतृत्व में। देखिए, ये बात हो रही है 711 की। अब बात करेंगे, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर थट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया था। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की थी? सही आंसर है मुल्तान। ठीक है, स्वर्ण नगरी भी इसको कहते हैं। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया? क्वेश्चन है, सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया? आंसर है ऊंट पालन तथा खजूर की खेती। अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? आंसर है तुर्कों का। किसका? तुर्कों का। तुर्कों में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर है अल्पतगीन गजनी के द्वारा। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया सुबुक्तगीन गजनी के द्वारा। वर्ष 712, ये ईसवी की बात हो रही है, ईसवी में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। सुबुक्तगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदू शाही शासक को पराजित किया? तो ये राजा था जयपाल। महमूद गजनवी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? तो ये था भीम प्रथम। क्या नाम था इसका? भीम प्रथम। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था, न कि साम्राज्य की स्थापना करना। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? राइट आंसर है अलबरूनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फैक्ट देखिए, अलबरूनी के बारे में बताया गया है। अलबरूनी द्वारा किताब उल हिंद तथा उतवी के द्वारा किताब उल यामनी तथा फिरदौसी द्वारा शाहनामा नामक पुस्तकों की रचना की गई है। ठीक है, देखिए 3 राइटर हैं यहाँ पर और 3 पुस्तकें हैं। अलबरूनी की किताब है किताब उल हिंद, उतवी की किताब है किताब उल यामनी और फिरदौसी की किताब है शाहनामा। इंपॉर्टेंट है तीनों ही बुकें। महमूद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया? सही आंसर है 1175 में मुल्तान पर। कहां पर? मुल्तान में।
मोहम्मद गौरी को वर्ष 1178 में अहिलवाड़ यानी कि पाटन में ही पाटन स्थान पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया था? सही आंसर है भीम द्वितीय। ठीक है, भीम द्वितीय मूलराज। तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़े गए। चलिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट स्लाइड दी गई है तराइन के युद्ध के बारे में, देख लेते हैं इसको। तो देखिए तराइन का प्रथम युद्ध, दोनों की डेटें इंपॉर्टेंट हैं, पहले की भी दूसरे की भी, एग्जाम में पूछता है। तो पहला हुआ 1191 में और दूसरा 1192 में। ठीक है, इसमें मोहम्मद गौरी हारा था। ठीक है, पहले वाले में, और दूसरे वाले में मोहम्मद गौरी जीता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? राइट आंसर है चंदावर का युद्ध। कब हुआ ये? 1194 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है शेख मुईउद्दीन चिश्ती। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुसलमान शासक द्वारा बनवाई गई? राइट आंसर है मोहम्मद गौरी के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर देखिए, बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया? तो देखिए इनके नाम हैं यालदोज, दूसरा है कुबाचा और तीसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की। देखिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में मोस्ट इंपॉर्टेंट इन 5 राजवंशों से ही ये मध्यकालीन इतिहास की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये मध्यकालीन इतिहास का रीढ़ की हड्डी है क्या? दिल्ली सल्तनत। इसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहला वंश आता है गुलाम वंश। ठीक है, यहाँ कितने शासक हुए? 11 शासक। इसके बाद है दोस्तों खिलजी वंश, दूसरा वंश है खिलजी वंश, यहाँ 5 शासक हुए। इसके बाद तीसरा यहाँ वंश आता है तुगलक वंश, यहाँ पर 9 शासक हुए। फिर है चौथा सैयद वंश, इसमें 4 शासक हुए। और दिल्ली सल्तनत में 5वां वंश आया लोधी वंश, यहाँ 3 शासक थे। ठीक है, अब देखिए गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। समय काल इसका 1206 से लेके 1210, राजधानी नहीं लाहौर। ठीक है, बात करेंगे खिलजी वंश के संस्थापक की, तो इसकी स्थापना की जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। 1290 से लेके 1296 तक इसका शासनकाल रहा। तुगलक वंश की बात करेंगे तो तुगलक वंश का संस्थापक था यानी कि स्थापना की गयासुद्दीन तुगलक शाह फर्स्ट ने। समयकाल 1320 से 1325। सैयद वंश की बात करेंगे, संस्थापक था खिरच खां, समयकाल है 1414 से लेके 1421। लोधी वंश की स्थापना की बहलोल लोधी ने और समय काल रहा इसका कितना? 1451 से 1489। ठीक है, अब देखिए, अब हम पूरा दिल्ली सल्तनत को एक एक अलग अलग चैप्टर वाइज यहां पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहां मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। ठीक है, इसको अब मैं पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूं। एक छोटा सा देखिए यहां पर स्लाइड दी गई है, इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। तो पहला पॉइंट है इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इनका शासनकाल 1210 से 1236 तक रहा। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के स्थायित्व के लिए अनेक कार्य किए, जिसमें तुर्कान ए चहलगानी का गठन, विरोधियों का दमन और नवीन प्रकार के सिक्कों का प्रारंभ करना इसका काम रहा। इल्तुतमिश ने सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की। यह दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश। गुलाम वंश, समय काल याद रखिएगा 1206 से लेके 1290 ईस्वी। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा।
25 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक का राजाभिषेक किस स्थान पर किया गया था? सही आंसर है लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया? राइट आंसर है लाहौर को। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां बनता है, भारत में तुर्की राज का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इसने केवल मलिक और सिपाह सालार का पद धारण किया। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई? तो उसको लाख बख्श कहा जाता था। क्या बोला जाता था? लाख बख्श की उपाधि से दी गई। अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया? तो इसको कुरान खा की उपाधि से नवाजा गया। भारत की प्रथम मस्जिद, देखिए भारत की प्रथम मस्जिद कुबुल उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा की गई? कुबुत उल इस्लाम, ठीक है, भारत की प्रथम मस्जिद कुबुत उल इस्लाम की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसकी मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में। कैसे? चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आरम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना? तो ये बना दोस्तों इल्तुतमिश, ठीक है, कौन बना? इल्तुतमिश। आगे देखते हैं, इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? तो ये बदायूं का सूबेदार था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर रहेगा इल्तुतमिश को, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं पहले। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया? तो देखिए इसने किया था 40 दल का, जिसको तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता था। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके शासनकाल में आया था? सही आंसर है इल्तुतमिश के शासनकाल में। इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ की। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ भूमि को लेने वाला इक्तेदार कहलाता है। इस फैक्ट को याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान, ठीक है। बार बार क्वेश्चन ये रिपीट होता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। रजिया सुल्तान से बनने वाला ये क्वेश्चन। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया? तो गुलाम याकूत को अमीर ए आखुर के पद पर नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवा के किसे दिल्ली की सल्तनत पर बैठाया था? तो बहरम शाह को बैठाया गया था, ठीक है। किसको? बहरम शाह को। अगला देखिए फैक्ट है, बहरम शाह के कार्यकाल में नायब ए मुमालिकत का पद सृजन किया गया जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम ऐतगीन को नियुक्त किया गया था। किसको? ऐतगीन को नियुक्त किया गया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलवन को नायाब ए मुमालिकत पद पर नियुक्त किया? सही आंसर है नसरुद्दीन महमूद ने। किसने? नसरुद्दीन महमूद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बलवन को उलुंग खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? राइट आंसर है नसरुद्दीन महमूद ने। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त कर दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है बलवन ने तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त कर दिया, जिसको इल्तुतमिश ने बनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने विरोधियों के प्रति कठोर लोह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? तो ये था बलवन, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा ये। चलिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। फैक्ट क्या है? बलवन प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
उसने राजत्व को न्याय बते खुदाई यानी कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इलाही यानी कि ईश्वर की छाया कहा है। सिजदा एवं पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? राइट आंसर है इसका बलवन। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर, क्वेश्चन है बलवन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी? तो देखिए सैन्य विभाग का नाम था दीवान ए अर्ज। क्या नाम था? दीवान ए अर्ज। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन क्यूमर्स। ठीक है, क्यूमर्स ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था। एक इंपॉर्टेंट यहां पर लाइन दी गई है, देखिए फैक्ट, नसरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा है। खिलजी वंश समयकाल 1290 से 1320 ईस्वी। गुलाम वंश के पश्चात वर्ष 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। सही आंसर है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। रक्त और लोहा की नीति को त्याग कर शासन के उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। वर्ष 1296 में कड़ा यानी कि ये मानिकपुर स्थान है, कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरसप। जलालुद्दीन की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राजाभिषेक कहां करवाया? राइट आंसर है बलवन के लाल महल में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था। वह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। राज अभिषेक के पश्चात सिकंदर ए शानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की थी? राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासक पर किया था? सही आंसर है रायकर्ण जो कि गुजरात का शासक था। ये फैक्ट देखिए इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दीनार में खरीदा गया था, इसलिए इसे 1000 दीनारी भी कहा जाता है। किसको? मलिक काफूर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 1000 दीनारी वाला। वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? सही आंसर है राणा रतन सिंह। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सेनापति था मलिक काफूर। ठीक है, दक्षिण अभियान का। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तेलंगाना ये स्थान यहां बताया गया है वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये लाइन। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान देख लीजिए। पहला राज था देवगिरी, यहां शासक थे रामचंद्र देव। ठीक है, रामचंद्र देव। इस अभियान का नेतृत्व किया था मलिक काफूर ने। कब? 1307 में। अगला है वारंगल। वारंगल का शासक था प्रताप रुद्र देव। अभियान का नेतृत्व किया था मलिक काफूर ने। कब? 1309 में। इसके बाद है द्वार समुद्र। शासक था बीर बल्लाल थर्ड। अभियान का नेतृत्व किया मलिक काफूर ने 1310 में। इसके बाद है पंडाय। शासक था बीर पंडाय और अभियान का नेतृत्व किया मलिक काफूर ने 1311 में। क्वेश्चन है, मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया था? सही आंसर है देवगिरी। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिसने नगद वेतन के स्थान पर स्थायी सेना का गठन किया? नगद वेतन के साथ स्थायी सेना का गठन किया। आंसर है अलाउद्दीन खिलजी।
इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए योजना अपनाई गई, तो ये थी घोड़ों को दागने की प्रथा तथा हुलिया प्रथा। चराई कर, गृह कर यानी कि घरी चरी कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हुए अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया, राइट आंसर है मुबारक शाह खिलजी। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहां पर किया गया है, सही आंसर है अलाई दरवाजा, जो कि दिल्ली में है। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्य पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई गई थी। देखिए इंपॉर्टेंट स्लाइड है यहाँ पर, अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण के अधिकारियों के बारे में बतलाया गया है। तो देखिए अधिकारी का नाम देखिए पहले, बाजार निरीक्षक, इसका विभाग था बरीद ए मंडी, आप ऐसा भी कह सकते हैं बरीद ए मंडी विभाग है, तो अधिकारी कौन था यहाँ पर, बाजार निरीक्षक। अगला विभाग है सहाना ए मंडी, इसका अधिकारी होता था बाजार अधीक्षक। विभाग है दीवान ए रियासत, अधिकारी कौन होता था, बाजार नियंत्रक। फिर है मनहेयाना, इसका अधिकारी होता था गुप्तचर। देखिए यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है, पद्मावत मोहम्मद जायसी के अनुसार अलाउद्दीन ने रानी पद्मावती की सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तुगलक वंश, (1320) ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सही आंसर है गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ठीक है, इसको गाजी मलिक भी कहा जाता है। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, सही आंसर है गयासुद्दीन। किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे, राइट आंसर है निजामुद्दीन औलिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है यहां पर, बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले औलिया दिल्ली छोड़ दें। इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, यानी कि हनूज दिल्ली दूर अस्त। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्यमान सुल्तान कौन था, तो सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए यहां कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट काम दिए गए हैं, कार्य मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए। तो देखिए पहला, राजधानी परिवर्तन, 1326 से 1327 ईस्वी की बात है। विशेषता क्या है, तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखकर उसे सल्तनत की राजधानी बनाया। यह योजना असफल रही। 1335 ईस्वी में पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया गया। अगला है दोआब में कर वृद्धि। यह योजना भी असफल रही क्योंकि 1327 से 28 ईस्वी में उस समय वहां अकाल पड़ जाने के कारण जनता कर नहीं दे सकी। इंपॉर्टेंट है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, 1330 ईस्वी। चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया, किंतु नियंत्रण के अभाव में यह योजना असफल रही। खुरासान का अभियान। खुरासान पर विजय प्राप्ति के लिए तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों का गठन करके उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया था। अगला है कराचिल अभियान, 1337 से 38 के ईस्वी का समय है। तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1,00,000 सैनिकों को भेजा, किंतु मौसमी दशा खराब होने के कारण यह योजना असफल रही। कृषि के विकास हेतु अमीर एक कोही नामक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा प्रारंभ किया गया? आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस के शासन में काल में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। रहला नामक पुस्तक का रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट बुक है ये। रहला नामक पुस्तक का रचनाकार कौन है? तो ये है दोस्तों इब्न बतूता।
इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत से विद्रोह कर 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर तथा 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। होली के त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? तो ये थे जिन प्रभा सूरी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है सिंध अभियान 1351 ईस्वी। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ किस शासक द्वारा दिल्ली लाए गए? राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक के पास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। देखिए फिरोज शाह के काल में स्थापित विभाग को देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। दीवान ए बंदगान दासों की देख रेख के लिए था ये। दीवान ए इस्तिहाक पेंशन देने के लिए है ये। फिर है दीवान ए खैराज असहाय लोगों की मदद के लिए है। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसका नाम है नसरुद्दीन महमूद। क्या नाम है? नसरुद्दीन महमूद। सैयद वंश तथा लोदी वंश 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिरज खां ने किस वंश की स्थापना की? सही आंसर है सैयद वंश की। रैयते आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? तो इसका नाम था खिरज खां। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र सिया कौन था? तो ये था सैयद वंश। देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था। इसने तारिक ए मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया था। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? राइट आंसर है इसका बहलोल लोदी। देखिए लोदी वंश के शासकों की बात करेंगे तो पहला है सुल्तान, ठीक है, सुल्तानों की बात करेंगे लोदी वंश के शासक। तो देखिए पहला सुल्तान है बहलोल लोदी, शासनकाल 1451 से 1489। इसके बाद आया सिकंदर लोदी 1489 से 1517। फिर आया इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया? तो यह था बहलोल लोदी, 38 वर्ष। ठीक है, 38 वर्ष। किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्ला ने अपनी पुस्तक तारीख ए दाऊदी में लिखा कि जब अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था? तो ये था बहलोल लोदी के बारे में लिखा गया है। किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया? सही आंसर है सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने को प्रारंभ किया था? आंसर है सिकंदर ए गजी, ठीक है, गज ए सिकंदरी। क्या नाम था? गज ए सिकंदरी इसका। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका नाम है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाएं जैसे कि मुहर्रम पर ताजिया निकालना, महिलाओं को पीरों की मजारों पर जाना या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये सल्तनत काल की। वंश है पहला मामलुक वंश, ठीक है, इसी को गुलाम वंश कहते हैं। इसने शासन किया दोस्तों 84 वर्ष। संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर आता है खिलजी वंश, शासनकाल रहा 30 वर्ष। संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। इसके बाद है तुगलक वंश, शासनकाल 94 वर्ष। संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। फिर है सैयद वंश, शासनकाल 37 वर्ष। संस्थापक खिरज खां। लोदी वंश की बात करेंगे, शासनकाल 76 वर्ष। संस्थापक बहलोल लोदी। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है,
दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल तुगलक तथा न्यूनतम शासनकाल खिलजी वंश का था। भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना किसके कार्यकाल में हुई? आंसर है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखता था? तो ये गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इसका नाम था इब्राहिम लोदी। वर्ष 1518 में लड़े गए खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया? आंसर है महाराणा सांगा ने। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? सही आंसर है इब्राहिम लोदी को। किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना की गई? आंसर है इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद। इंपॉर्टेंट है, देखिए लाइन। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि यानी कि युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ, यानी कि युद्ध करते हुए लड़ा, युद्ध करते हुए मरा। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया है? आंसर है तुर्कों ने किया है। किसने? तुर्कों ने। सल्तनत काल में दस्तार बंदाना किसे कहा जाता है? तो उलेमा को कहते हैं। किसको? उलेमा को। किस भारतीय ने संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन शुरू किया? क्वेश्चन होना चाहिए, किसने भारत में संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन शुरू किया? तो यह है अमीर खुसरो। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। किसे? अमीर खुसरो को। देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिरोज शाह तुगलक लगभग 300 नगरों की स्थापना की, जिसमें फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर तथा फिरोजाबाद शामिल हैं। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? राइट आंसर है बुक्का प्रथम ने। अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। सागरों का स्वामी तो बुक्का प्रथम को बताया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हरिहर ने विजयनगर को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। विजयनगर के ध्वंसावशेष हम्पी में विद्यमान हैं। विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? तो इसका नाम है हरिहर द्वितीय। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर कहाँ अवस्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विजय विट्ठल मंदिर हम्पी में स्थित है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ किया था? सही आंसर है कुली कुतुब शाह के साथ। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वंश, इनके संस्थापक और अंतिम शासक की यहाँ स्लाइड दी गई है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला है संगम वंश, संस्थापक है हरिहर प्रथम, समय है 1336 से 1356 ईस्वी और इसका अंतिम शासक था विरूपाक्ष द्वितीय। अब करेंगे बात सालुव वंश की, तो संस्थापक है सालुव नरसिंह, समय है 1485 से 1505, अंतिम शासक था इमाडी नरसिंह। तुलुव वंश की बात करेंगे, संस्थापक है वीर नरसिंह, समय है 1505 से 1570 ईस्वी और अंतिम शासक है सदाशिव राय। अराविडु की बात करेंगे, संस्थापक है तिरुमल, 1570 के बाद का इसका समय है और अंतिम शासक है रंग तृतीय। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये थी भू राजस्व। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अष्टदिग्गज बोला जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तालीकोट यानी कि राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी इसको कहते हैं, का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो ये युद्ध 1565 में हुआ था। बात करेंगे विजयनगर राजवंश के समय यात्रियों की, ठीक है। तो देखिए पहला यात्री है निकोलो कॉन्टी, ये था इटली देश का और ये कब आया? देवराय प्रथम के समय में। इसका विवरण क्या है? विजयनगर शहर का इसने विवरण किया है। अगला है अब्दुल रज्जाक, ये था फारस देश का, कब आया?
देवराय द्वितीय के समय में आया और विजयनगर सचिवालय का इसने वर्णन किया है। नेक्स्ट है पायस, पुर्तगाली है ये, ठीक है, पुर्तगाली देश का है। शासक कौन था? कृष्णदेव राय। इसने विजयनगर के शिल्प व व्यापार का वर्णन किया है। बात करेंगे बारबोसा की, पुर्तगाली है ये यात्री और कृष्णदेव राय के समय में आया। इसने सती प्रथा का वर्णन किया है। सीजर फ्रेडरिक, पुर्तगाली यात्री है, सदाशिव राय के समय आया और विजयनगर का वर्णन इसने किया है। नूनीस की बात करेंगे, पुर्तगाली देश का था, शासक था अच्युत देव राय, ठीक है, सती प्रथा का उल्लेख इसने किया है। अगला है निकितिन, रूस देश का ये यात्री था, मोहम्मद तृतीय के समय में आया और विजयनगर की असमानता का वर्णन इसने किया है। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो सही आंसर है तेलुगु का। जब राजा बाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? सही आंसर है वेंकट द्वितीय। अपनी मधुरा विजय कीर्ति में अपने पिता के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? तो इसका नाम था गंगा देवी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो इसका वर्तमान नाम है हेलविड। विजयनगर की प्राचीन राजधानी के स्रोत किन खंडहरों से मिलते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है हम्पी के खंडहरों से। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्रदान किया गया, तो ये किया गया विजयनगर राजाओं के द्वारा। देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्लाइड दी गई है राज्यों के बारे में, उनके संस्थापक हैं, स्थापना है और राजवंश का नाम दिया है, राजधानी दी है और इनको किस राज्य में विलय किया गया ये भी बताया गया है। तो पहला राज्य है बरार, संस्थापक है फतेह उल्लाह इमाद, ठीक है, फतेह उल्लाह इमाद। समय है 1484 और इस राजवंश का नाम था इमाद शाही, ठीक है। राजधानी है एलिचपुर गाविलगढ़, ठीक है। और विलय देखिए 1574 में अहमदनगर में इसका विलय हुआ। फिर है बीजापुर, बीजापुर का संस्थापक इंपॉर्टेंट है यूसुफ आदिल खान, ठीक है, याद रखिएगा। समय है 1489 ईस्वी। राजवंश कहलाता है आदिल शाही राजवंश। राजधानी है नौरसपुर। 1686 में औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में इसको मिला लिया गया। अगला देखेंगे अहमदनगर की बात करेंगे। अहमदनगर संस्थापक है मलिक अहमद। समय है 1490 ईस्वी और इस राजवंश को निजाम शाही कहा गया। राजधानी जुन्नार अहमदनगर। विलय देखिए 1633 को शाहजहां द्वारा मुगल साम्राज्य में इसको मिला लिया गया। इंपॉर्टेंट रहता है गोलकुंडा राज्य। संस्थापक है कुली कुतुब शाह, एग्जाम में पूछा जाता है। समय है 1512 ईस्वी और इसे कुतुब शाही राजवंश के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी थी गोलकुंडा। 1657 को औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में इसको मिला लिया गया। अगला है बीदर। संस्थापक है अमीर अली बरीद, ठीक है, बरीद। समय 1526। राजवंश कहलाता है बरीद शाही। राजधानी है बीदर। 1618 में इसको बीजापुर में मिला लिया गया। देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन दी है, कह रहा है विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 ईस्वी तक मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था। दिल्ली सल्तनत में प्रशासन। दीवान ए मुस्तक राज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो ये तुर्क वर्ग के थे। किस वर्ग के? तुर्क वर्ग के। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया था? तो इसका नाम था तेलंग ब्राह्मण खान ए जहां। बिजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ? आंसर है तुगलक वंश के अंतर्गत। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन सा होता था? तो ये होता था चौधरी। हक ए सर्व
कर किस पर लगाया जाता था? तो ये सिंचाई पर लगाया जाता था। देखिए, इस्लाम शरीयत के अनुसार करों के प्रकार यहाँ पर दिए हैं। पहला है जजिया, गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला ये कर था। जकात, मुसलमानों से उनके आय का 2.5% स्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिया जाने वाला कर था जकात। खुम्स, लूट से प्राप्त धन है, इसका 1/5 हिस्सा को सुल्तान एवं 4/5 हिस्सा सैनिक को बांटा जाता था, परंतु अलाउद्दीन काल में केवल 1/5 हिस्सा सैनिकों को दिया जाता था। खराज की बात करेंगे, भू राजस्व यानी कि गैर मुसलमानों से, भू राजस्व है ये, और गैर मुसलमानों से लिया जाता था। सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में अंकित हुआ? तो यह हुआ अलाउद्दीन मसूद शाह के समय। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टका एवं तांबे का जीतल नामक 2 सिक्के चलाए थे। किसने? इल्तुतमिश ने। सल्तनत काल में फवाजिल का तात्पर्य क्या था? तो देखिए, फवाजिल का मतलब है इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि थी ये। जवाबित का संबंध किससे है? जवाबित का संबंध है राजकीय कानून से। दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो ये की थी बलबन ने। किसने की थी? बलबन ने। सल्तनत काल के प्रमुख विभाग की बात करेंगे। पहला है दीवान ए बिजारत, ये वित्त विभाग था। दीवान ए रियासत, ये नियंत्रण विभाग था। अगला है दीवान ए मुस्तखराज, कृषक यानी कि किसानों से बकाया भू राजस्व वसूलने का विभाग है। दीवान ए कोही, कृषि के विकास के लिए बनाया गया। दीवान ए कजा, न्याय विभाग था ये, ठीक है। दीवान ए इंसा, पत्रचार का विभाग है। दीवान ए अर्ज, सैन्य विभाग है ये, ठीक है। कौन सा विभाग है? सैन्य विभाग। दीवान ए रिसालत, विदेशी विभाग है ये। दीवान ए बरीद, ये गुप्तचर विभाग है। दीवान ए बंदगान, ये दास विभाग होता था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की? राइट आंसर है इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होती थी? सही आंसर है सुल्तान में। सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए गठित मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको मजलिस ए खलबत कहते थे। क्या कहते थे? मजलिस ए खलबत। इक्तादारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? तो ये की गई बलबन के द्वारा। सल्तनत काल में भू राजस्व की दर सामान्यतः कितने प्रतिशत होती थी? तो ये होती थी 20 से 25%। सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी यहाँ बताए गए हैं। पहला है आरिज ए मुमालिक, ये सैन्य विभाग का प्रधान होता था। बरीद ए मुमालिक ये गुप्तचर विभाग का प्रधान है। सद्र उस सुदूर धार्मिक विभाग का प्रधान है। अमीर एक आखुर अश्वशाला का प्रधान होता था। सर ए जानदार ये सुल्तानों के अंगरक्षक का प्रमुख है। अमीर ए हाजिब दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला अधिकारी होता था। देखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था, जिसके अधीन एक महालेखा परीक्षक भी होता था। दिल्ली सल्तनत में सत्यापत्य कला व साहित्य। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, वह कौन था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? राइट आंसर रहेगा इसका फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तूती ए हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म पटियाली एटा में हुआ था। वे एक कवि, इतिहासकार तथा संगीतज्ञ थे। भारत में कौन सा मकबरा जो सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? तो यह है बलबन का मकबरा।
किताब उल हिंद के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है अल बरूनी। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो इन्होंने खड़ी बोली के लिए अग्रणी भूमिका निभाई है। इंपॉर्टेंट स्लाइड आती है सल्तनत काल के महत्वपूर्ण निर्माण कार्य। देखिए इमारत और निर्माताओं के यहाँ नाम लिखे हैं। पहला है कुतुब मीनार, निर्माता हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुब्त उल इस्लाम मस्जिद, निर्माता हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, इसको भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर इल्तुतमिश के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इमारतें हैं। पहला है सुल्तान गढ़ी का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा, हौज ए शमसी व शमसी ईदगाह। ठीक है, इसका निर्माता कौन है? इल्तुतमिश। बलवन का मकबरा, इसका निर्माता है बलवन। बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी संबंधित। देखिए अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित देखेंगे, सीरी का किला, हौज ए अलाई, जमात खाना मस्जिद, हजार सितून, अलाई दरवाजा, ये सभी किसके हैं दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के। आगे बढ़ते हैं, उक्खा मस्जिद की बात करेंगे। उक्खा मस्जिद मुबारक शाह खिलजी के द्वारा निर्माणित है। ये तुगलकाबाद का किला, गयासुद्दीन तुगलक इसका निर्माता है। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा का निर्माता कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत की कुछ प्रमुख ग्रंथ के नाम देखिए, उनके लेखक देखिए, इंपॉर्टेंट हैं। पहला ग्रंथ है आपका संगीत राज, लेखक है राणा कुंभा। रागमाला, इसके लेखक है पुंडीरक विट्ठल। अगला है ताजुल मासिर, लेखक है हसन निजामी। इंपॉर्टेंट है तारीख ए दिल्ली, राइटर हैं खुसरो। तारीख ए मोहम्मदी, लेखक है मोहम्मद बेहमद खान। तारीख ए हिंद, इंपॉर्टेंट है तारीख ए हिंद, लेखक हैं अल बरूनी। तारीख ए मुबारक शाही भी इंपॉर्टेंट है, लेखक है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। फतवा ए जहांदारी के लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। खजाइन उल फुतूह के लेखक है अमीर खुसरो, इंपॉर्टेंट है। तारीख ए फिरोज शाही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ये। राइटर हैं शम्स ए सिराज अफीफ। तुगलकनामा किसने लिखा? अमीर खुसरो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फितूहात ए फिरोज शाही के राइटर कौन है? फिरोज शाह। इसके बाद बात करेंगे तारीख ए यामिनी, राइटर हैं उतवी। तवाकत ए नासरी, राइटर हैं मिनहाज उस सिराज। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों रहला, राइटर हैं इब्न बतूता। किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? तो यह है फतवा ए जहांदारी। दिल्ली के सुल्तानों ने किस भाषा को संरक्षण दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर है फारसी। हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किस संगीत वाद्य यंत्र को माना गया है? तो माना गया है सितार को। किसको? सितार को। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। ठीक है, 2 व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। नवीन फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है, सबक ए हिंदी हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को। संगीत यंत्र तबला का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, राइट आंसर है अमीर खुसरो। तबला का आविष्कार अमीर खुसरो। किस राजपूत शासक ने संगीत पर एक पुस्तक की रचना की है? आंसर है राणा कुंभा। ठीक है, नाम क्या है पुस्तक का? संगीत राज। इंपॉर्टेंट लाइन है, लाहौर को भारत में फारसी भाषा के प्रयोग व प्रसार के प्रथम केंद्र के रूप में जाना जाता है। बात करेंगे भक्ति एवं सूफी आंदोलन की। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? आंसर है अलवार एवं नए नार संतों के द्वारा। ठीक है,
अलवार एवं नए नार संतों के द्वारा। कबीर किसके शिष्य थे? क्वेश्चन है कबीर किसके शिष्य थे? तो ये संत रामानंद के शिष्य थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुद्ध एवं मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्यतः समानता यह है कि दोनों का मानना है कि संसार दुखपूर्ण है। रामानुज ने के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन है रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो इनको वैष्णव कहते हैं। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है? तो इसका नाम है अमर मूल। क्या नाम है? अमर मूल है इनके संवादों का संकलन। किनके बीच? कबीर एवं धर्मदास के बीच। इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ सिलसिले लिखे हैं, ठीक है। पहला है चिश्ता सिलसिला, संस्थापक हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला है सोहरावर्दी, संस्थापक हैं शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी और बहाउद्दीन जकारिया, भारत में। कादरी सिलसिले की बात करेंगे, संस्थापक हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सत्तारी सिलसिला, संस्थापक हैं शाह अब्दुल्ला सत्तारी। फिरदौसी सिलसिला, संस्थापक हैं शेख बदरुद्दीन। नक्शवादी सिलसिले की बात करेंगे, नक्शवादी सिलसिला, संस्थापक हैं बाकी बिल्लाह। रामानुज ने किस धर्म का प्रतिपादन किया जिसमें ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण बताया गया है? तो यह है विशिष्ट द्वैतवाद। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसका है? तो यह कथन है संत रामानंद का। कामरूप असम का पुराना नाम है ये। मैं वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया? तो शंकर देव ने बनाया। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? आंसर है वल्लभाचार्य ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत में भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं व 16वीं शताब्दी में हुआ था। किस भक्ति संत ने स्वयं के संदेश के प्रचार हेतु सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया? तो ये थे आपके रामानंद। इंपॉर्टेंट है, बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता है कबीर दास जी। संपूर्ण भारत में भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो ये है 12। कितनी संख्या है इनकी? 12। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ननकाना साहिब, तलवंडी, पाकिस्तान में। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट उपाधियां हैं सूफी संतों की, इनको और देख लेते हैं। उपाधि है चिराग ए दहलवी। तो ये किस सूफी संत की उपाधि है? शेख नसरुद्दीन महमूद जी को ये उपाधि दी गई। महबूब ए इलाही के नाम से किसे जाना गया? शेख निजामुद्दीन औलिया को, ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही की उपाधि दी गई। इंपॉर्टेंट है ये वाला लाइन, ठीक है। मुजद्दिद, ये उपाधि है शेख अहमद सरहिंदी की। फिर है बंदान बाज, सैयद मोहम्मद गेसू दराज की उपाधि है ये। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किसके शासनकाल में की थी? आंसर है सिकंदर लोदी के समय। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, वैष्णव संप्रदाय से। तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तुलसीदास थे अकबर तथा जहांगीर के समकालीन। किस सूफी संत के विचारों को सिख धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो फरीदुद्दीन गंज ए सक्कर, यानी कि फरीद बाबा के नाम से इनको जाना जाता है। इनके विचारों को यहाँ पर लिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मध्यकालीन भारत में संत रामानंद का जन्म वर्ष 1299 में प्रयाग में हुआ था। कहाँ पर? प्रयाग में हुआ था संत रामानंद का जन्म। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? तो देखिए सूली पर लटकाए जाने के बाद इसी दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे, ये इनकी भावना है। भक्त तुक्काराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो ये थे जहांगीर के समकालीन, ठीक है, तुक्काराम। भारत में चिश्ती सूफी मत को किसने स्थापित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। फैक्ट देखिए, सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की यह मानता थी कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुणों को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो ये था गुरु नानक जी का, ठीक है। किसका था ये? गुरु नानक जी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये है आपके तुलसीदास जी।
प्रसिद्ध सूफी संत हाजी बारिश अली शाह की मजार कहाँ पर स्थित है? तो ये देवा शरीफ यानी कि बाराबंकी उत्तर प्रदेश में है, इंपॉर्टेंट है। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो ये बाबा फरीद के शिष्य थे। कौन? शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में है, ठीक है, हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में है। सिख के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शेख फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर यानी कि फरीद बाबा सूफी संत के विचारों का भी संकलित किया गया है। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ के निवासी थे? तो ये आगरा फतेहपुर सीकरी के निवासी थे। कौन? सलीम चिश्ती। शेख उल हिंद की पदवी किसे प्रदान की गई थी? आंसर है शेख सलीम चिश्ती को। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म बेथलहम, जो वर्तमान में फिलिस्तीन में है, यहाँ हुआ। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ईसाइयों द्वारा गुड फ्राइडे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। सूफीवाद सिलसिले में कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध है? तो संगीत के विरुद्ध है नक्शवादी। किस सूफी संत ने किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? तो यह है शाह मोहम्मद गौश। आगे बढ़ते हैं। बहरा मास के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दारा शिकोह द्वारा लिखित सिर ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया है, इंपॉर्टेंट है ये लाइन। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की? तो ये की है रस खान जी ने। निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से किस सुल्तान ने इनकार कर दिया था? ठीक है, निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से किस सुल्तान ने इनकार कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए इंपॉर्टेंट है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठ हैं ये। तो पहला है श्रृंगेरी पीठ, शिव मैसूर में है, कर्नाटक। अगला है गोवर्धन पीठ, बलभद्र और सुभद्रा पुरी उड़ीसा में, यानी कि ये किस भगवान को समर्पित है यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगला है शारदा पीठ, द्वारका में, गुजरात। फिर है ज्योतिष पीठ, विष्णु, बद्रीनाथ, उत्तराखंड। मुगल वंश, देखिए सबसे पहले यहाँ पर स्लाइड में मुगल वंश के शासक व उत्तराधिकारियों के नाम दिए गए हैं, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ शुरुआत होती है दोस्तों तैमूर से, ठीक है। अब तैमूर ये यहाँ पर क्यों लिखा गया है? देखिए तैमूर के बाद क्या लिखा है? तैमूर के 5वें वंशज कौन हुए? बाबर। अब ये तैमूर क्या है? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तैमूर वंश से संबंध होने के कारण मुगलों को तिमूरिया भी कहा जाता है, ठीक है। अब उत्तराधिकारी देखिए, बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? हुमायूं। हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अकबर। इसी प्रकार ये सीरीज आगे चल रही है। देखिए अकबर के बाद आता है कौन? जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद देखिए यहाँ पर उत्तराधिकारी देखिए औरंगजेब। इसी प्रकार ये सीरीज आगे बढ़ रही है। अब हम इन सभी को फुल डिटेल के साथ देखने वाले हैं दोस्तों, सभी को, ठीक है। आप देखिए इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। अब यहाँ हम इनको डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। देखिए स्लाइड में मुगल शासकों के मकबरे लिखे हैं, ठीक है ना। पहला है बाबर। बाबर था शासक और इसका मकबरा और स्थान है आगरा। पहले आगरा, उसके बाद कहां पर दफनाया गया इसे? काबुल में। हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। अकबर का मकबरा है सिकंदरा, आगरा में। जहांगीर का मकबरा है लाहौर, शहादरा। शाहजहां का मकबरा है आगरा में। और औरंगजेब का है औरंगाबाद, दौलताबाद में। देखिए वो मकबरों वाली स्लाइड इंपॉर्टेंट थी, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक मूलतः कौन थे? तो ये चगताई तुर्क थे। कौन थे? चगताई तुर्क। भारत में मुगल शासन स्थापित करने के पश्चात जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या अपनाया? ठीक है, तो इसका मूल नाम था दोस्तों जहीरुद्दीन मोहम्मद, लेकिन भारत में मुगल शासन स्थापित करने के बाद इसने बाबर नाम अपनाया, ठीक है। क्या नाम रखा? बाबर नाम रखा। बाबर मूलतः कहाँ का निवासी था? तो देखिए आंसर है फरगना, वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है ये, ठीक है। अब देखिए
इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बाबर अपने पिता के पक्ष से तैमूर वंश का तथा माता के पक्ष से चंगेज खां यानी कि मंगोल शासक था जो कि वंश का था। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर, देखिए क्या लिखा है, खानवा युद्ध से दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई। तत्पश्चात उसने मेदिनी राय पर आक्रमण किया। बाबर एवं हुमायूं। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर है बाबर के द्वारा। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः कौन थे? तो अभी मैंने आपको बताया था ये चगताई तुर्क थे। ठीक है ना, चगताई तुर्क। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर है आलम खां एवं राणा सांगा ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है यहां पर एक, देखिए क्या कह रहा है, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1926 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत पर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर ने किस युद्ध में तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग किया? देखिए इसको तुलुगुमा पद्धति तो ये अपनाई गई पानीपत के प्रथम युद्ध में। सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किया गया पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? आंसर है खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध के पश्चात, विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है गाजी यानी काफिरों को मारने वाला। ध्यान रखिएगा, गाजी का अर्थ क्या है? काफिरों को मारने वाला। इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर, बाबर ने तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी यानी कि बाबरनामा नामक आत्मकथा को लिखा है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो ये मेवाड़ विजयनगर का उल्लेख इसने किया है। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? क्वेश्चन है, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? सही आंसर है मीर बाकी ने। अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट है, बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध दिए हैं, एक तरफ युद्ध दिया है, दूसरी तरफ विपक्ष का नाम दिया है, और याद रखिएगा इन चारों युद्धों में बाबर विजयी रहा। ठीक है, तो पहला युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध, इसका सन इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में पूछ लेता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में। हारा कौन बाबर से? इब्राहिम लोदी। अगला है खानवा का युद्ध 1527 में, बाबर ने राणा सांगा को हराया था इस युद्ध में। चंदेरी का युद्ध 1528, मेदिनी राय को हराया बाबर ने। ठीक है, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ, इसमें महमूद लोदी हारा। देखिए स्लाइड दी है, बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज्य कौन थे, उनके शासक कौन थे? तो बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर राज्य था, इसका शासक था कृष्णदेव राय। दिल्ली राज्य पर शासक था इब्राहिम लोदी, बंगाल पर शासक था नुसरत शाह का, और मेवाड़ पर शासक था राणा सांगा का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाबर को उसकी उदारता के लिए लोग किस नाम से पुकारते थे? तो इसको कलंदर कहते थे। क्या? कलंदर। आगरा में किसे जैमिति विधि से बाग लगवाया था? आगरा में किसने जैमिति विधि से बाग लगवाया? तो बाबर ने। देखिए आराम बाग नूरे अफगान से नाम से इसको जाना जाता है, जैमिति विधि। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? आंसर है 1532 ईस्वी में। हुमायूं ने कलिंजर का अभियान किस वर्ष किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हुमायूं ने कलिंजर का अभियान किया 1530 में। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास करता था? आंसर है हुमायूं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया? राइट आंसर है शेरशाह सूरी ने। इंपॉर्टेंट है, देखिए चौसा के युद्ध के दौरान निजाम नामक एक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी, इसलिए हुमायूं ने उसे आधे दिन के लिए बादशाह बनाया था। किस युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा? तो हुमायूं को बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हारने के बाद दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। इसका समय कितना है? 1540 ईस्वी। किस युद्ध के पश्चात हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना? तो ये था सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ। जो वर्ष 1556 में हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हुई?
तो हुमायूं की मृत्यु हुई दोस्तों पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण, ठीक है, दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण। स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक था हुमायूं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए क्या लिखा है, हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा दिल्ली में करवाया गया। श्वेत संगमरमर से निर्मित यह भारत का प्रथम दोहरे गुम्मद वाला मकबरा है, ठीक है, प्रथम दोहरे गुम्मद वाला मकबरा है, इसकी खासियत है। शेर शाह सूरी, बात करेंगे सूरी वंश की। देखिए इसका समय काल देखिए 1540 से 1545 ईस्वी, ठीक है। अब यहां पर देखिए साम्राज्य दिखाया गया है शेर शाह सूरी का, तो मैं आपको स्लाइड में दिखा देता हूं कहां से कहां तक ये विस्तृत था। देखिए ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये शेर शाह सूरी का एरिया है, ठीक है। फिर से आप देख सकते हैं इसको, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। देखिए कट्टाक से लेकर, देखिए फिर से देखिए, कट्टाक से लेकर बुरहानपुर, चित्तौड़गढ़, आगरा, कन्नौज, बनारस, पटना, बांग्लादेश, ढाका होते हुए देखिए सोनारगांव, ठीक है, यहां से होते हुए बांग्लादेश के पास से होते हुए देखिए ये ढाका, बिंदी लगी यहां पर देखिए सब जगह, दिल्ली, मथुरा, जोधपुर, यहां तक मांडू, असरगढ़, यहां तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था, ठीक है। लाहौर भी यहां पर है, देखिए जालंधर भी है, अम्बाला भी है। क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर है शेरशाह सूरी, द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक था ये। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, आंसर है फरीद खां। शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दी? आंसर है बहार खां लोहानी। इसका सही नाम क्या था, यानी कि मूल नाम मोहम्मद शाह के नाम से भी इसको जानते थे। शेर शाह के शासनकाल में भू राजस्व की वसूली की निगरानी करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? तो इसको मुंसिफ अथवा आमिल कहा जाता था। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली का शासक कौन बना? इंपॉर्टेंट है, सही आंसर है शेर शाह सूरी। शेर शाह का मकबरा कहां स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सासाराम बिहार में। कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने प्रारंभ की थी? तो इसको किया था शुरू शेरशाह सूरी ने। जीटी रोड यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, आंसर है शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहां हुई थी? राइट आंसर है कलिंजर में। कहां पर? कलिंजर में। शेरशाह के शासन काल में भूमि मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था? तो गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया जाता था। दिल्ली में स्थित पुराने किले के भवनों का निर्माण किसने करवाया? आंसर है शेरशाह सूरी ने। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरी साम्राज्य खो चुका था, यह कथन किस मध्यकालीन शासक का है? तो यह शेरशाह सूरी का। और इस कथन को इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। किस अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई? तो कलिंजर किले के अभियान के दौरान 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम किसने प्रचलित किए थे? आंसर है शेरशाह सूरी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर, शेरशाह ने दिल्ली में किला ए कुहान मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह दिल्ली के पुराने किले में स्थित है। दिल्ली में किला ए कुहान मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह ने। शेरशाह के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? आंसर है इस्लाम शाही। कौन बना? इस्लाम शाही। शेरशाह के शासन में उपज का कितना भाग राज्य को देना पड़ता था? राइट आंसर है 1/3। कितना? 1/3। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी। 15 अक्टूबर 1545 को अकबर का जन्म किसके यहां हुआ था? देखिए डेट तो आपको यहां लिखी है क्वेश्चन में, याद कर लीजिए, 15 अक्टूबर 1545। अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ। हुमायूं के असामयिक मृत्यु के पश्चात अकबर का राज्याभिषेक कहां पर किया गया? आंसर है कलानौर, पंजाब में। अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को कौन सी उपाधि दी थी? तो देखिए खान ए खाना, ठीक है, खान ए खाना के नाम से बैरम खां को उपाधि दी गई। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत वंश से स्थापित किए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है कछवाहों से। किससे? कछवाहों से।
इंपॉर्टेंट फैक्ट, 5 नवंबर 1556 को मुगल सेना और हेमू के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें हेमू पराजित हुआ। ठीक है, हेमू और मुगल सेना के बीच हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। किस सूफी संत के दर्शन हेतु अकबर उसके दरबार अजमेर जाया करते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। अकबर के शासनकाल में प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा स्थापित की गई? तो ये टोडरमल के द्वारा स्थापित की गई थी। अकबर द्वारा सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वर्ष 1582 में किस धर्म की स्थापना की गई? तो देखिए, अकबर द्वारा दीन इलाही की स्थापना तो की गई, आप पढ़ते ही है, लेकिन यहाँ पर आपको समय दे दिया गया है 1582, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इसका समय। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो ये था बीरबल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बीरबल। देखिए फैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट, महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा के नाम से फैजी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बदायूनी भी शामिल था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, महाभारत का फारसी में अनुवाद रजनामा के नाम से किया गया फैजी के द्वारा, जिसमें बदायूनी भी शामिल था। वर्ष 1578 में अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना किस स्थान पर की गई? इंपॉर्टेंट है, आंसर है फतेहपुर सीकरी में की गई। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड यहां पर आ रही है आपके लिए, अकबर की विजय बताई गई है। पहला है गोंडवाना विजय, कब हुई ये? 1564 में। आगे बढ़ेंगे, चित्तौड़ विजय के बारे में बात करेंगे, 1568। फिर है कलिंजर विजय 1570, आमेर से संधि 1562, मारवाड़ विजय 1570, हल्दी घाटी का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1576, असीरगढ़ का युद्ध, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा, असीरगढ़ का युद्ध। ठीक है, अकबर की विजय है ये 1601 में हुई, जो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हल्दी घाटी, मारवाड़ और आमेर, ये 3 आपको प्रैक्टिस सेट में अक्सर देखने को मिलेंगे। देखिए अकबर के समकालीन शासकों को देख लीजिए, कौन से देश में कौन शासक था। पहले बात करेंगे इंग्लैंड की, तो अकबर के समकालीन इंग्लैंड में शासक था महारानी एलिजाबेथ। ठीक है, समय दिया है 1558 से 1603। फ्रांस में कौन था शासक? सम्राट हेनरी। ठीक है, समय देखिए 1553 से 1610। ईरान में था शाह अब्बास, समय 1588 से 1629। रूस में कौन था? जार इवान बेसिलयेविच, 1530 से 1584। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया? सही आंसर है 1576 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? राइट आंसर है अकबर। अकबर द्वारा सर्वश्रेष्ठ इमारतें कहां पर निर्मित करवाई गई हैं? तो ये फतेहपुर सीकरी में करवाई गई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई? तो अकबरनामा की रचना अब्बुल फजल के द्वारा की गई। किस जैन संत को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है आचार्य हरिविजय सूरी के द्वारा अकबर को जगत गुरु की उपाधि दी गई। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया? सही आंसर है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अमेरिका की खोज का उल्लेख किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने किया है? तो ये किया है अब्बुल फजल ने। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अमेरिका की खोज का उल्लेख किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने किया? अब्बुल फजल ने। अब देखिए अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर दिए गए हैं, इनको देख लीजिए, एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं। तो अकबर के महत्वपूर्ण कार्य की बात करेंगे। पहला, दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी। अकबर को हरम दल से मुक्ति कब मिली? 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, इंपॉर्टेंट है, तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया? 1563 में। जजिया कर की समाप्ति की गई, इंपॉर्टेंट है, कब? 1564 में। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण 1571। इबादत खाने की स्थापना, इंपॉर्टेंट है, 1575। इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश 1578। आगे बढ़ते हैं, मजहर की घोषणा 1589। दीन इलाही धर्म की स्थापना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कब? 1582 में। इलाही संवत की शुरुआत की इसने, ठीक है, अकबर ने इलाही संवत की, कब? इंपॉर्टेंट है 1583। राजधानी लाहौर स्थानांतरित की कब? 1585 में। देखिए एक इंपॉर्टेंट लाइन यहां लिखी हुई है, अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन महान संगीताचार्य गुरु हरिदास के शिष्य थे। ठीक है, तानसेन किसके शिष्य थे? हरिदास के शिष्य थे। कौन? तानसेन। प्रसिद्ध चित्रकार
दसवंत किस मुगल सम्राट के दरबार से संबंधित हैं? तो ये हैं अकबर के दरबार से। इंपॉर्टेंट है, जब्ता प्रणाली किस मुगल शासक के द्वारा प्रारंभ की गई? राइट आंसर है अकबर के द्वारा। फैक्ट देखिए, 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के सेनापति मानसिंह के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1576 मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के सेनापति मानसिंह के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई। वर्ष 1601 में अकबर ने अंतिम सैन्य अभियान कहाँ किया? इंपॉर्टेंट है, अंतिम सैन्य अभियान है। तभी मैंने आपसे कहा था असीरगढ़ किला, इसको याद रखिएगा, खानदेश, ठीक है। यहाँ पर इसका यह अभियान था आखिरी। अकबर ने किस प्रसिद्ध चित्रकार को सीरी कलम की उपाधि दी? इंपॉर्टेंट है, आंसर है अब्दुस्मद। बीरबल के बचपन का नाम क्या है? बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। ग्वालियर में स्थित गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया? आंसर है मानसिंह के द्वारा। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? देखिए, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था रॉल्फ फिंच। अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे प्रदान की थी? ठीक है, इससे पहले हमने देखी थी सीरी कलम की, वो थी अब्दुस्मद को दी गई थी। अब जरी कलम की बात कर रहा है तो अकबर ने ये उपाधि मोहम्मद हुसैन को दी थी। लीलावती नामक गणित की पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? ठीक है, गणित की पुस्तक है ये लीलावती, इसका फारसी में अनुवाद किया फैजी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक था कौन? अकबर था दोस्तों। कौन था? अकबर। आगे देखते हैं, अब्बुल फजल की हत्या किसके द्वारा करवाई गई थी? तो ये जहांगीर के द्वारा, ठीक है। अब्बुल फजल की हत्या जहांगीर के द्वारा करवाई गई। वर्ष 1582 में टोडरमल को कौन सा पद दिया गया? टोडरमल को कौन सा पद दिया गया? दीवान ए अशरफ। क्या दिया गया? दीवान ए अशरफ, 1582 में। देखिए, अकबर की प्रमुख विजय देख लीजिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अकबर की प्रमुख विजय, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में। इसके बाद है गोंडवाना की विजय 64 में, 1564। चित्तौड़ विजय 1568। मारवाड़ विजय 1570। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। असीरगढ़ का किला आखिरी था दोस्तों, आखिरी अभियान 1601। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ से? तो देखिए, इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछा जाता है एग्जाम में, चित्तौड़ विजय पूछी जाती है, और हल्दी घाटी, इनके सन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सनों पे ध्यान रखिएगा। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, हम बार बार पढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट में अकबर के नवरत्न, लेकिन बस नवरत्न के अलावा 4-5 लोगों के नाम जान सकते हैं, बीरबल, अब्बुल फजल, तानसेन, ठीक है, मानसिंह, टोडरमल, लेकिन सभी आपको याद होना चाहिए और इनके बारे में भी, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखिए, अकबर के नवरत्न में पहले बात करेंगे बीरबल की। बीरबल, इन्हें कवि प्रिय भी कहा जाता था, नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान माना जाता था, ठीक है। आपने कहानियां भी सुनी होंगी अकबर बीरबल की, सबसे बुद्धिमान माना जाता था। इनका जन्म 1528 में कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं अब्बुल फजल की। अब्बुल फजल ये सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे। किसके? सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे। जन्म हुआ 1550 में। इन्होंने अकबरनामा व आईने अकबरी जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी। किसने? अब्बुल फजल ने। आगे बढ़ेंगे, तानसेन की बात करेंगे। इनका मूल नाम था रामतनु पांडे। क्या? रामतनु पांडे। मिर्जा तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था, मध्य प्रदेश ग्वालियर। ये संगीत कला में आधुनिक निपुण थे। तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता था, ठीक है। तानसेन को संगीत सम्राट कहा जाता था। अकबर ने कंठाभरण बाड़ी बिलास की उपाधि दी थी, ठीक है। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण बाड़ी बिलास की उपाधि से सम्मानित किया था। आगे बढ़ेंगे, अब्दुल रहीम खान खाना, ये बैरम खां के पुत्र थे, ठीक है। अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खां के पुत्र थे। इन्होंने तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। अकबर ने इन्हें खान ए खाना की उपाधि दी थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे मानसिंह की। ये आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे, ठीक है। आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे तथा भगवान दास के पुत्र, भारमल के पुत्र और भगवान दास के पुत्र थे। इन्होंने अकबर के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी मृत्यु 1611 में हो गई थी। आगे बढ़ेंगे, राजा टोडरमल की बात करेंगे। इनका जन्म अवध जिले के सीतापुर के लहरपुर तहसील में हुआ था, ठीक है। अवध जिले के सीतापुर के लहरपुर तहसील में हुआ। इनकी प्रसिद्ध मुख्य कारण क्या है? प्रसिद्ध मुख्य कारण, इनके द्वारा भूमि सुधार किए गए थे, ठीक है। टोडरमल के द्वारा भूमि सुधार। दीवान ए अशरफ के पद पर रहकर इन्होंने भूमि सुधार की सफल योजना चलाई। आगे बात करते हैं फैजी की। इंपॉर्टेंट नाम है फैजी। क्यों है? तो देखिए, फैजी
अब्बुल फजल के बड़े भाई थे, ठीक है। फैजी अब्बुल फजल के बड़े भाई थे। किसके? अब्बुल फजल के बड़े भाई थे। इन्होंने महाभारत तथा श्रीमद् भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। और अकबर नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। किसने? फैजी ने। आगे बढ़ेंगे। फकीर अजीउद्दीन ये अकबर के निजी हकीम थे, यानी कि चिकित्सक, ठीक है। बहुत ही अच्छा फैक्ट है, चिकित्सक थे ये, एवं मित्र भी थे अकबर के। अकबर ने प्रसन्न होकर इन्हें अपने नवरत्नों में शामिल किया था। अगला है मुल्ला दो प्याजा। अपनी बुद्धिमानी और बाकपटुता के कारण नवरत्नों में ये शामिल हुए। इनको खाने में दो प्याज व्यंजन अत्यधिक पसंद होने के कारण इनका नाम अकबर ने मुल्ला दो प्याजा कर दिया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए यहाँ पर, इंपॉर्टेंट फैक्ट, अकबर ने भारमल की पुत्री हरखाबाई तथा जोधाबाई से विवाह किया था, ठीक है, जिससे जहांगीर यानी कि सलीम का पुत्र सलीम का जन्म हुआ। जहांगीर शाहजहां, समय 1605 से 1627, शाहजहां का समय 1627 से 1658, 58। वर्ष 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? आंसर है आगरा में। इंपॉर्टेंट है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? तो नूरजहां के बचपन का नाम था मेहरुनिशा। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से कई क्वेश्चन निकल के आते हैं। जहांगीर से विवाह के पश्चात नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य थे शाहजादा खुर्रम, बाद में शाहजहां कहलाए, असमत बेगम नूरजहां की माँ, एतमादुल्ला या मिर्जा ग्यास बेग भी कहते हैं इनको, ये नूरजहां के पिता थे, एवं आसफ खां नूरजहां का भाई था ये। इस गुट का प्रभाव 1627 तक रहा, ध्यान रखिएगा। मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपने पराकाष्ठ पर थी, यानी कि चर्म पर थी, अच्छे समय में थी, अच्छी थी मतलब, यानी कि उच्च श्रेणी में थी, तो ये थी जहांगीर के समय, ठीक है। दुई अस्सप्पा एवं सिंह अस्सप्पा प्रथा किस शासक द्वारा प्रारंभ की गई? तो ये जहांगीर के द्वारा प्रारंभ की गई। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई? तो ये जहांगीर के समय में हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा था? तो इसका नाम है विलियम हॉकिंस, ठीक है। विलियम हॉकिंस किसके समय में आया था, यानी किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से किस अंग्रेज को सम्मानित किया? आंसर है विलियम हॉकिंस को। भारत में किस मुगल शासक का मकबरा स्थित नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, बाबर और जहांगीर इन दोनों के मकबरे भारत में नहीं है। बाबर का है काबुल में और जहांगीर का है लाहौर में। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? इंपॉर्टेंट है, आंसर है उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? ठीक है, फारसी में। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, राइट आंसर है जहांगीर। किसने लिखी है? जहांगीर ने। खुसरो शहजादा द्वारा, फैक्ट देखिए, खुसरो शहजादा द्वारा जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने में सहायता देने के कारण जहांगीर द्वारा सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, अर्जुन देव को फांसी किसने दिलवाई? जहांगीर ने। जहांगीर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो ये थे उस्ताद मंसूर और अब्बुल हसन। आगरा में एतमादुल्ला का मकबरा किसने बनवाया? ठीक है, एतमादुल्ला कौन थे? ये नूरजहां के पिता थे। ठीक है, इनको मिर्जा ग्यास बेग भी कहते हैं। या लिखा था ना, हमने आगे पढ़ा था इससे पहले, एतमादुल्ला या फिर मिर्जा ग्यास बेग। तो इसका मकबरा किसने बनवाया? नूरजहां ने। मरियम उज जमानी का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया? राइट आंसर है जहांगीर के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसके द्वारा विकसित की गई? तो असमत बेगम के द्वारा, जो कि नूरजहां की मां थी। किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? राइट आंसर है शाहजहां ने। बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा एवं पैवोस किस मुगल बादशाह ने समाप्त कर दिया? तो ये था शाहजहां ने इसको समाप्त किया था। शाहजहां की पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम को किस प्रचलित नाम से जाना जाता था? तो ध्यान रखिएगा, मुमताज महल का ही नाम है ये, क्या? अर्जुमंद बानो बेगम। देखिए ताजमहल के बारे में आगे यहाँ पर फैक्ट इंपॉर्टेंट है। मुमताज महल की मृत्यु के पश्चात शाहजहां ने उसकी स्मृति में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी।
मयूर सिंहासन, जिसको तख्ते ताउस कहते हैं, का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राइट आंसर है शाहजहां के द्वारा। शाहजहां के काल में किस इतिहासकार ने मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा था? शाहजहां के काल को किस इतिहासकार ने मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा? आंसर है A.L. श्रीवास्तव। अपनी सहिष्णुता और उदारता के कारण किसे लघु अकबर के नाम से जाना जाता है? तो शाहजहां का पुत्र था दारा शिकोह, ठीक है, दारा शिकोह को लघु अकबर कहते हैं। कौन था ये? शाहजहां का पुत्र। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सिरे ए अकबर शीर्षक से किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन केवीसी में पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यापित कला का स्वर्ण काल किस मुगल शासक के शासन काल को माना जाता है? तो आंसर है शाहजहां। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें किस इमारत में देखने को मिलता है? तो ये ताजमहल में देखने को मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ईरान के शाह तथा मुगल शासकों के मध्य विवाद का मुख्य क्षेत्र क्या था? तो ये था कंधार। ठीक है, शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसके द्वारा उपहार में दिया गया? आंसर है मीर जुमला के द्वारा। ठीक है, शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसके द्वारा उपहार में दिया गया? मीर जुमला के द्वारा। दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। शाहजहां के द्वारा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो राइट आंसर है दारा शिकोह। ठीक है, शाहजहां के द्वारा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसे मिली? दारा शिकोह को। औरंगजेब समय काल 1658 से 1707। शासक बनने से पूर्व औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था? सही आंसर है दक्कन का। वर्ष 1658 में सामूगढ़ का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य हुआ था सामूगढ़ का युद्ध। मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस बादशाह के शासनकाल में थे? इंपॉर्टेंट है, सही आंसर है औरंगजेब के समय में। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात कौन सम्राट बना? तो बहादुर शाह प्रथम ये सम्राट बना था दोस्तों। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो इसका नाम था सर जॉन चाइल्ड। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, गवर्नर अंग्रेज गवर्नर था, औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया इसको। बीवी का मकबरे का निर्माण किसने करवाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर है औरंगजेब ने। किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल राज्य में आश्रय लिया था? तो सुलेमान शिकोह ने। किसने? सुलेमान शिकोह ने आश्रय लिया था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब। कौन? औरंगजेब। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय किस वर्ष की थी? औरंगजेब ने बीजापुर की विजय किस वर्ष की? 1686 में। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि की? इंपॉर्टेंट है, पुरंदर की संधि, तो ये जयसिंह के साथ की थी। किसके साथ? जयसिंह के साथ। अब देखिए, मुगल कालीन भू राजस्व की प्रणालियों की यहाँ बात की गई है। तो पहली है खेत बटाई, खेत में ही अनाज का बंटवारा होता है। अब है लंक बटाई, अनाज को खलिहान से लेकर बिना भूसा निकाले बटाई की जाती थी। अगला है रास बटाई, अनाज से भूसा निकालकर बटाई करना। देखिए यहाँ पर शासक हैं और उनके वजीर और वकीलों के नाम दिए गए हैं। तो बाबर है शासक, इसके वजीर और वकील का नाम था मेहंदी ख्वाजा। हुमायूं के वजीर और वकील का नाम था निजामुद्दीन अहमद व हिंदू बेग। अकबर के वजीर का नाम था बैरम खां, सर्वाधिक शक्तिशाली था ये। जहांगीर के वजीर और वकील का नाम था, देखिए ये रिक्त पद है, शाहजहां, यहाँ पर ये पद समाप्त हो गया। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जजिया कर किस मुगल शासक ने पुनः लगाया? तो ये था औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के में है। कहाँ? उज्जैन। किस मुगल बादशाह का राजाभिषेक 2 बार हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो औरंगजेब का राजाभिषेक 2 बार हुआ। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? ठीक है, जिहाद का अर्थ क्या है? दारुल इस्लाम। ठीक है, दारुल इस्लाम। फैक्ट देखिए, औरंगजेब के काल में बुंदेला सरदार छत्रसाल ने विद्रोह किया था। इसके काल में सतनामी विद्रोह भी हुआ। किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहते हैं? इंपॉर्टेंट है,
राबिया उद दौरानी के मकबरे को, ठीक है, द्वितीय ताजमहल कहते हैं। फैक्ट देखिए, औरंगजेब ने राबिया उद दौरानी का मकबरा यानी कि बीवी का मकबरा जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, इसे बनवाया। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है, ठीक है, ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है इसे। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? आंसर है औरंगजेब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को विजित किया था? सही आंसर है बीजापुर एवं गोलकुंडा को। देखिए, मुगल कालीन सूबों की संख्या दी है। अकबर के समय में कितने थे? 12 सूबे। आईने अकबरी में इसका वर्णन है, ठीक है, 12 थे, फिर 3 और जोड़े गए, नए 3 जोड़े गए, बरार, खानदेश, अहमदनगर, तो टोटल कितने हो गए? 15। जहांगीर के समय में 15 थे, कितने? 15 सूबे। कांगड़ा को जीतकर लाहौर सूबे में मिला लिया गया। फिर है शाहजहां के समय में 18 सूबे थे। देखिए, 3 नए जोड़े गए, कश्मीर, ठट्टा, उड़ीसा। औरंगजेब के समय में 20 अथवा 21 थे, नए कौन से जोड़े गए? 2, बीजापुर को जोड़ा गया, फिर गोलकुंडा को। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाए जाने पर तथा सार्वजनिक नृत्य व संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, संगीत पर प्रतिबंध पूछा जाता है। संगीत पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सो ये था औरंगजेब। मुगल कालीन प्रशासन किस शासक ने राम सीता की आकृतियों वाली राम सिया देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलवाए? तो ये चलवाए थे अकबर ने। मुगल शासन में प्रचलित तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? इंपॉर्टेंट है, तो इसको दाम कहते थे, ठीक है, तांबे का सिक्का दाम कहलाता था। मुगल प्रशासन के अंतर्गत जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार के नाम से। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो बटाई का अर्थ था लगान निर्धारण की विधि, ठीक है, बटाई का अर्थ क्या था? लगान निर्धारण की विधि। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मुगल प्रशासन में मदद ए माश के शब्द से इंगित किया गया था। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो माहम अनगा द्वारा। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो ये था भू राजस्व। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया? तो तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। किस विदेशी यात्री को मुगल सेना में किसे चिकित्सक नियुक्त किया गया? तो निकोलाओ मनुची, क्या नाम है इसका? निकोलाओ मनुची को। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीर बख्शी। कौन था? मीर बख्शी। अब देखिए, यहाँ पर मनसबदारी प्रथा के बारे में बताया गया है, बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। मनसबदारी संस्थापक यानी कि इसकी शुरुआत किसने की? अकबर ने। प्रारंभ कब हुआ ये? 1575 में। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है पद या श्रेणी, ठीक है, मनसबदारी। उद्देश्य क्या था? प्रशासन का संचालन। क्या था उद्देश्य? प्रशासन का संचालन। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो ये मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी, ठीक है। मुगल काल में राज्य अधिकारियों के वेतन के रूप में जो भूराजस्व आवंटित किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? तो उसको जागीर कहा जाता था। क्या? जागीर। मनसबदारी के संदर्भ में 2 असप्पा जिनके पास 2 घोड़े हैं अथवा सिंह असप्पा जिनके पास 3 घोड़े हैं व्यवस्था को लागू करने वाला मुगल शासक कौन था? तो ये था जहांगीर। कौन था? जहांगीर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, जात किसी मनसबदार के व्यक्तिगत वेतन और उसके दर्जे का सूचक था और सवार उसके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या का सूचक था। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेंगे। मुगल कालीन उच्च अधिकारियों के बारे में पूछ लिया था क्वेश्चन, तो देखिए विभाग देखिए और इनके अधिकारियों के काम देखिए। दीवान ए इंशा सुल्तान के आदेश को लिखने एवं डाक संबंधी कार्य करता था। दीवान ए बजारत क्या है? लगान, अर्थव्यवस्था, राज्य के आय व्यय, मंत्रियों के कार्य की देखभाल ये करता था। दीवान ए कजा क्या है? न्याय विभाग है ये, ठीक है, काजी उल कुजात भी कहते हैं इसको। दीवान ए बरीद क्या है? गुप्तचर विभाग है ये, ठीक है, बरीद ए मुमालिक के अधीन होता था ये। दीवान ए आरिज
सेना की भर्ती, रसद, शिक्षा, संगठन की देखभाल करता था। दीवान ए रिसालत विदेशी विभाग है ये। मुहतसिब, मुहतसिब क्या है? मुहतसिब क्या है? ये प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था। बाकिया नवीस, बाकिया नवीस को देखिए, यह है समाचार लेखक होता था। खुफिया नवीस, यह गुप्त पत्र लेखक होता था। दरोगा ए डाक, दरोगा ए डाक यह गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। इसके अतिरिक्त यह पत्र व्यवहार का प्रभारी भी होता था। दीवान ए तन, यह वेतन और जागीर से संबंधित मामलों का निपटारा करता था। मीर आतिश, मीर आतिश क्या था? यह शाही तोपखाने का प्रधान था। ठीक है, शाही तोपखाने का प्रधान। मीर ए बहर, मीर ए बहर क्या होता था? यह जल सेना का प्रधान होता था। हरकारा क्या है? ये जासूस व संदेश वाहक दोनों होते थे। बितीकची क्या है? अकबर ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष दरबार की सभी घटनाओं व खबरों को लिखने हेतु इसकी नियुक्ति की थी। मुशरिफ को देखते हैं। मुशरिफ यह राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। नाजिर ए बयूतात, यह शाही कारखानों का अधीक्षक होता था। मुगल कालीन स्थापत्य, संगीत, चित्रकला एवं साहित्य। दोस्तों यहां से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा और इसको याद से पढ़िएगा। याद से पढ़िएगा मेरा मतलब है कि इसको ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? तो ये पंचतंत्र का अनुवाद है। ठीक है, अनवर ए सुहेली। मुगल काल में प्रचलित राजभाषा कौन सी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनकी भाषा है ये फारसी। औरंगजेब ने कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में कुशल था? तो औरंगजेब बीड़ा बजाने में कुशल था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामक पुस्तक की रचना की तथा मुगल काल के अनेक ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं। उत्तरी भारत में किसको आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है? तो मोहम्मद रिजा खान को आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो अब्दुस मद के द्वारा दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर राजकवि आ रहे हैं और यहाँ पर स्लाइड में दिया गया है कि किस शासक के ये दौरान थे। तो पहला है मुल्ला गजाली मशद्री, तो ये अकबर के शासनकाल में थे। तालिब अमूली राजकवि हैं ये जहांगीर के समय के। अबू तामिल कलीम ये शाहजहां के हैं समय के। फिर है कादिसी, ये शाहजहां के समय के राजकवि हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? तो यह है हमजानामा। कौन सी है? हमजानामा। नस्तलिक क्या है? क्वेश्चन है नस्तलिक क्या है? तो एक प्रकार की फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयोग की जाती थी। मुगल शैली चित्रकला का प्रारंभ किस शासक के समय में हुआ? सही आंसर है हुमायूं के समय में। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई विशिष्टता प्राप्त की वह कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, शाहजहां के शासनकाल में मस्जिद निर्माण कला अपनी पराकाष्ठ पर पहुंच गई थी। इसके दो उत्कृष्ट उदाहरण हैं। पहली है आगरा के किले की मोती मस्जिद जो ताजमहल की तरह संगमरमर की बनाई हुई। दूसरी है लाल बलुआ पत्थर से बनी दिल्ली की जामा मस्जिद जिसमें एक विशालकाय दरवाजा, ऊंची पतली मीनारें और अनेक गुम्बद इस मस्जिद की मुख्य विशेषताएं हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, देख लीजिए। यहाँ पर पहले हम पढ़ेंगे इमारत, इसके बाद ये किस स्थान पर है पूछा जाता है और शासक कौन था। ठीक है, उस समय जब ये बनाई गई। तो पहला है शेरशाह का मकबरा, ये सासाराम बिहार में है, शासक है शेरशाह। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, शासक था हाजी बेगम। जहांगीर महल ये फतेहपुर सीकरी में है, शासक है अकबर। जहांगीरी महल था, अब ये है जहांगीर महल, आगरा में है, अकबर के द्वारा, शासक अकबर है ये। अकबरी महल आगरा में है,
शासक था इस समय कौन, जब ये बनाई गई, अकबर। आगरा का किला, आगरा में है अकबर, शासक कौन है, अकबर। आगे पढ़ेंगे दीवाने आम, दीवाने आम कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में, और दीवाने खास ये भी फतेहपुर सीकरी में है। पंचमहल यानी कि हवा महल ये भी फतेहपुर सीकरी में है। मरियम महल ये भी फतेहपुर सीकरी में है। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी की बात कर रहा है। तुर्की सुल्तान का महल फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। और अकबर का मकबरा फतेहपुर सीकरी। ठीक है, देखिए इन सभी का संबंध अकबर से है। और अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, इसका संबंध जहांगीर से है। आगे बढ़ते हैं, एतमादुल्ला का मकबरा, एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में है, नूरजहां शासक। जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में है, शासक कौन था, नूरजहां। अब देखिए शाहजहां की कृतियों के बारे में बताया गया, शाहजहां की कौन सी है, दीवाने आम, दीवाने आम और दीवाने खास दोनों आगरा में है। शीश महल, खास महल ये भी आगरा में है। नगीना मस्जिद आगरा में, जामा मस्जिद आगरा वाली की बात कर रहा है। इन सबका संबंध किससे है, शासक शाहजहां से। आगे बढ़ेंगे, मछली भवन आगरा में, लाल किला दिल्ली की बात कर रहा है। मोती मस्जिद आगरा में, जहानाबाद दिल्ली में, जामा मस्जिद दिल्ली में। ठीक है, दीवाने आम और दीवाने खास ये भी दिल्ली वाले की बात कर रहा है। इनका संबंध किससे है, शाहजहां से। इंपॉर्टेंट फैक्ट, हुमायूं के मकबरा जो कि दिल्ली में है में पहली बार 4 बाग पद्धति का प्रयोग तथा दोहरे गुंबद का निर्माण यहां किया गया था। इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, मुगल कालीन साहित्य। देखिए यहाँ पर पुस्तकें दी हैं कि इनका अनुवाद किस भाषा में हुआ है और लेखक का नाम क्या है। तो पहला है रामायण, रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में हुआ, किसके द्वारा, बदायूं के द्वारा। भागवत गीता का फारसी भाषा में अनुवाद राजा टोडरमल के द्वारा, लेखक का नाम है राजा टोडरमल। योग वशिष्ठ फारसी भाषा में, लेखक कौन है, दारा शिकोह। अथर्ववेद फारसी में अनुवाद, ठीक है, नाम क्या है इसका, सर हिंदी। फिर है पंचतंत्र, पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद, लेखक कौन है, मौलाना साहब मोहम्मद साहवादी। आगे बढ़ेंगे, लीलावती गणित की ये पुस्तक है लीलावती, फारसी भाषा में अनुवाद किया किसने, फैजी। कालिया दमन फारसी भाषा में, अधिकतर देखिए सब फारसी भाषा में है, अब्बुल फजल द्वारा, लेखक अब्बुल फजल। 52 उपनिषेध फारसी भाषा में, दारा शिकोह के द्वारा। अकबरनामा फारसी भाषा में, अब्बुल फजल के द्वारा। बाबरनामा फारसी भाषा में, अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। हुमायूंनामा फारसी भाषा में, गुलबदन के द्वारा। आप देखिए, अगर आपको लग रहा है मैं आपको तेज पढ़ा रहा हूं तो आप वीडियो को रोक कर भी इसको पढ़ सकते हैं, स्लाइड को, ठीक है, याद करने के लिए। तुजुक ए बाबरी यानी कि बाबरनामा तुर्की में बाबर के द्वारा। तुझके जहांगीरी फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया जहांगीर मोतमद खां और मोहम्मद साहादी ने। मुंतखब उल तवारीख फारसी भाषा में अनुवाद हुआ है अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा। इकबाल नामा ए जहांगीरी फारसी भाषा में अनुवाद हुआ मोत बिंद खां बख्शी के द्वारा। माओ सिरे जहांगीरी फारसी भाषा में अनुवाद हुआ है ख्वाजा कामगार के द्वारा। तबकाते अकबरी फारसी भाषा में अनुवाद हुआ निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। शाहजहांनामा फारसी भाषा में अनुवाद हुआ इनायत खां के द्वारा। नुस्ख ए दिलकुशा का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ खफी खां के द्वारा। आलमगीरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया मिर्जा मोहम्मद कासिम के द्वारा। माँ आसिर ए आलमगिरी फारसी भाषा में अनुवाद हुआ शाकी मुस्तैद खां द्वारा। फतवा ए आलमगिरी फारसी भाषा में अनुवाद हुआ शेख निजामुद्दीन अहमद द्वारा। पादशाहनामा फारसी भाषा में अनुवाद किया गया मोहम्मद आमीन, लेखक कौन है, मोहम्मद आमीन। देखिए मुगल काल का एकमात्र गुम्बद विहीन मकबरा कौन सा है, तो ये है अकबर का मकबरा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में केवल संगमरमर की इमारतें बनवाने और दीवारों को अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों की आकृति से सजाने का चलन आरंभ हुआ। सजावट की इस पद्धति को पित्रादुरा कहते हैं, ठीक है, पित्रादुरा है ये, ठीक है, क्या कहते हैं सजावट की इस पद्धति को, पित्रादुरा। देखिए हुमायूं का मकबरे के महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िएगा इन्हें। देखिए मकबरे का निर्माण
1565 ईस्वी में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने कराया। दोहरे गुम्बद वाला यह भारत का पहला मकबरा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 4 बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ, जबकि भारत का पहला बाग युक्त मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा था। आगे बढ़ेंगे। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है, ठीक है, हुमायूं के मकबरे को। हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुगल घराने के लोगों में हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बेगम दारा शिको, जहांदार शाह, फारूक शियर, रफ़ी उद्दार जात और आलमगीर द्वितीय प्रमुख हैं, ठीक है। इन सबको यहाँ दफनाया गया है। बहुत सारे नाम हैं, इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उसके 3 शहजादों को अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन ने 1857 में हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार किया था। आगे बढ़ेंगे। जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर को किस उपाधि सम्मानित किया गया? आंसर है नादिर उल उस्र। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है? इंपॉर्टेंट है, ये ग्वालियर में है। रामचंद्र का एवं रसिका प्रिय किसकी रचना है? तो ये केशव दास की रचना है। किसकी? केशव दास की। आगे बढ़ेंगे। फतेहपुर सीकरी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण लगभग 15 वर्षों में हुआ। इसके महत्वपूर्ण भवन देखिए, खास महल, हवा महल, हिरन, मीनार, दीवाने आम, दीवाने खास, जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, पंचमहल, बुरल दरवाजा, बीरबल का महल इत्यादि हैं, ठीक है। फतेहपुर सीकरी इसके महत्वपूर्ण भवन के ये खास कुछ इंपॉर्टेंट भवन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में अपने पराकाष्ठ पर थी, यानी कि उच्च सीमा पर थी? तो यह जहांगीर के शासनकाल में। मुगल चित्रकला शैली में किन किन शैलियों का सम्मिश्रण है? आंसर है भारतीय, ईरानी और फारसी शैलियों का। पित्रादुरा तकनीक का प्रयोग किसके मकबरे में हुआ है? अभी हमने पित्रादुरा तकनीक के बारे में पढ़ा था। अब पूछा गया है किसके मकबरे में इसका प्रयोग हुआ है जो ईरानी शैली से निर्मित है? तो यह है एतमादुल्ला का मकबरा। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल चित्रकला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं। संस्कृत में अलोय निषेध नामक एक छोटे उपनिषेध की रचना किसने करवाई थी? क्वेश्चन है, संस्कृत में अलोय निषेध नामक एक छोटे उपनिषेध की रचना किसने करवाई? तो ये करवाई थी अकबर ने। किसने? अकबर ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए क्या लिखा है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुई। मराठा राजसंघ की बात करेंगे, यहां से इंपॉर्टेंट बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। मोडी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया जाता था? सही आंसर है मराठों के। सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है? राइट आंसर है मराठा भू राजस्व प्रथा से। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मराठा साम्राज्य में शिवाजी के प्रशासन में मंत्री परिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? अष्टप्रधान के नाम से। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ में स्थापित की थी। कहाँ? रायगढ़ में। तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध में पेशवा किसके सामने समर्पण किया था? आंसर है जॉन मेलकम। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पानीपत का तीसरा युद्ध के बारे में बताया गया। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य 1761 में लड़ा गया, जिसमें मराठों की पराजय हुई। वर्ष 1700 से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किस मराठा संरक्षिका ने किया? तो ये किया था ताराबाई ने। किसने किया था? ताराबाई ने। संभाजी के पश्चात मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? तो ये बनाया बालाजी विश्वनाथ ने। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किनके हाथों में था? तो ये था ताराबाई के हाथों में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खान नामक सरदार को वर्ष 1659 में शिवाजी को बंदी बनाने के लिए भेजा था, परंतु शिवाजी ने इसे ही शिविर में जाकर उसकी हत्या कर दी। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है सालहर या फिर सलेहर। ठीक है, सालहर या फिर सलेहर।
देखिए शिवाजी के अष्टप्रधान की बात करते हैं। हम सुनते हैं अष्टप्रधान, लेकिन हम कभी इनको डिटेल में नहीं देखते। आज देखते हैं डिटेल में। देखिए अष्टप्रधान, शिवाजी के अष्टप्रधान, पहला मंत्री है मजूमदार, अमात्य भी कहते हैं। विभाग क्या था इसका? वित्त मंत्री था ये। सुमंत या दाबिर, विदेश विभाग का दरबारी शिष्टाचार है ये। शुर नवीस या चिटनिस, ये पत्रचार का विभाग है। ठीक है, अष्टप्रधान की बात कर रहे हैं हम। आगे बढ़ते हैं। पेशवा, पेशवा का मतलब होता है प्रधानमंत्री। अष्टप्रधान का प्रमुख जो समस्त प्रशासन का निरीक्षण करता था, यह नागरिक व सैनिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी होता था। आगे है बाकिया नवीस मंत्री, यह आधुनिक गृह मंत्री के समान था। न्यायाधीश की बात करेंगे, न्याय विभाग इसके हाथों में था। सेनापति या फिर से सर ए नौबत, ये सेना का प्रधान होता था। नेक्स्ट है पंडित राव, पंडित राव धर्म व दान विभाग को देखते थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर, शिवाजी के अधीन अष्टप्रधान के सभी पद ना तो स्थायी थे और ना ही वंशानुगत, बल्कि ये राजा के इच्छा पर्यंत पर थे। बात करेंगे मध्यकालीन की, मध्यकालीन विविध की। ठीक है, मध्यकालीन विविध को देखते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो ये था मोहम्मद शाह। ठीक है, क्या नाम था इसका? मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह भी कहते थे। अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? आंसर है फारूक शियार ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, कश्मीर के शासक जैन उल आबदीन ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था। इसे कश्मीर का अकबर भी कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। किस स्थान पर भारत का सिराज कहा जाता है? किस स्थान को भारत का सिराज कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, किसे? जौनपुर को। शिर ए अकबर यानी कि महान रहस्य की रचना किसने की? इंपॉर्टेंट है, आंसर है दारा शिकोह ने। ठीक है, सिर ए अकबर नाम से रचना किसने की? दारा शिकोह ने। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये था चिन किलिच खां। कौन था? चिन किलिच खां हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था मोहम्मद शाह। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का राजकाज में सर्वाधिक प्रभुत्व था। आगे बढ़ेंगे। बहमनी राज की स्थापना किसने की? क्वेश्चन है बहमनी राज की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट है, आंसर है हसन गंगू ने 1347 में। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाब उल मक्का यानी कि मक्का द्वार कहा जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सही आंसर है सूरत बंदरगाह को। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया है ताजुल माली ने। किसने? ताजुल माली ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला का निर्माण कराया, जिसे वर्तमान में जंतर मंतर कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? तो यह है गोल गुंबद बीजापुर का। मुस्लिम शासकों में किसे उसकी प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? इंपॉर्टेंट है, तो इसका नाम है इब्राहिम शाह द्वितीय को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के पिता का नाम क्या था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय के पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। इंपॉर्टेंट फैक्ट, वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को प्रवेश नहीं करने दिया था। मुगलों के नवरोज का त्योहार किसने ग्रहण किया? आंसर है पारसियों ने। प्रत्येक वर्ष कृषि की जाने वाली उपज भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते थे पोलज। क्या कहते थे? पोलज। अब देखिए यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिख संप्रदाय के 10 गुरुओं के बारे में बतलाया गया है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। पहला है नानक जी। देखिए गुरु नानक की बात कर रहा है। इनका काल था 1469 से 1539। इनकी उपलब्धि क्या है? सिख धर्म के संस्थापक हैं ये। अगला है गुरु अंगद जी, 1539 से 1552। क्या किया इन्होंने? इनका कार्य क्या है? गुरुमुखी लिपि के जनक हैं ये। तीसरे हैं अमरदास, 1552 से 1574। सिख धर्म के प्रसार हेतु 22 गद्दियों की इन्होंने स्थापना की। विवाह पद्धति लवाना का प्रचलन किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 22 गद्दी की स्थापना और विवाह पद्धति लवन का प्रचलन। रामदास जी की बात करेंगे। गुरु रामदास 1574 से 1581। इंपॉर्टेंट काम क्या है? अमृतसर की स्थापना की इन्होंने। अर्जुन सिंह की बात करेंगे। गुरु अर्जुन सिंह की 1581 से 1606।
गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन व अमृतसर में हरमंदिर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। इन्हें जहांगीर ने फांसी दे दी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्वर्ण मंदिर जहांगीर ने फांसी दी और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन, इंपॉर्टेंट है ये नाम। हरगोविंद सिंह की बात करेंगे। गुरु हरगोविंद सिंह 1606 से 1645 अकाल तख्त की स्थापना की। इन्होंने सिखों को एक युद्ध जाति में प्रशिक्षित किया था। बात करेंगे गुरु हर राय की। 1645 से 1661 मुगलों के उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया व अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा। गुरु हरकिशन की बात करेंगे। 1661 से 1664 अल्प वयस्क अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। गुरु तेग बहादुर की बात करेंगे। 1664 से 1675। क्वेश्चन यहां से सबसे इंपॉर्टेंट बनता है, औरंगजेब द्वारा इन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है, किनको? गुरु तेग बहादुर को। गुरु गोविंद सिंह इंपॉर्टेंट नाम रहता है। गुरु गोविंद सिंह समय है 1675 से 1708। ये सिखों के 10वें अंतिम गुरु थे, सबसे पहले ये याद रखिए। इनका जन्म पटना में 1666 में हुआ था। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। पटना में जन्म, खालसा पंथ की स्थापना। सिखों के लिए 5 ककारा यानी कि केश, कंगा, कृपाण, कच्छा, कड़ा इन्होंने अनिवार्य कर दिया। गुरु पद को समाप्त भी किया इन्होंने, गुरु पद की समाप्ति की और गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु घोषित कर दिया इन्होंने। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु घोषित कर दिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, सिखों के चौथे गुरु संत रामदास ने अकबर द्वारा दी गई 500 बीघा जमीन पर अमृतसर नगर की स्थापना की थी। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।